नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। अभी ट्रंप चाइना में हैं और इस समय पर नेतन्याहू ने एक यूएई नामक बम फोड़ दिया है। ट्रंप की यात्रा चीन की हो रही है। समझाइश के प्रयास हो रहे हैं कि ईरान के साथ सहमति और समझौता कैसे हो, लेकिन इस बीच में ट्रंप के स्वागत में खलल पहुंचाते हुए नेतन्याहू नामक बम फिर से फट गया है। फटे कुछ यूं हैं कि ट्रंप कैसे बात करें इनसे जब मिडिल ईस्ट में समझौता ही नहीं हो रहा है। ऐसा मैं क्या कह रहा हूं? असल में ट्रंप के नेतन्याहू के ऑफिशियल अकाउंट से एक संदेश डाल दिया गया है। संदेश यह डाला गया है, मैसेज ये किया गया है कि सुनो, जब हम लोग ईरान पर हमला कर रहे थे उस समय पर मैं सीक्रेटली यूएई गया था और वहां के राष्ट्रपति से मिलकर आया था। इनसे कोई पूछे, तुमसे पूछा किसी ने? क्यों बोल रहे हो इस बात को? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि नेतन्याहू ने इस समय को क्यों चुना जब ट्रंप चाइना गए हुए हैं। आराम से सीज फायर चल रहा है, यूएई ने किसी से कुछ कहा नहीं, दोनों की कोई लड़ाई हुई नहीं। इजरायली प्रधानमंत्री ने यूएई के राष्ट्रपति से मिले, इस बात को ट्वीट पर डालना यह कहते हुए कि मैं सीक्रेटली मिला था। अरे ऐसा कैसा सीक्रेट जो तुमने पब्लिक खोल दिया? इसका मतलब कुछ तो बड़ा है। हेडलाइन बड़ी बन चुकी है। उन्होंने कहा मैं सीक्रेट विजिट पर गया था। यूएई क्या बोला? उसने कहा नहीं साहब, हमसे कोई मुलाकात नहीं हुई। मतलब ऐसा असमंजस कि एक देश का प्रधानमंत्री ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर रहा है कि मैं यूएई गया था, उनके राष्ट्रपति से मिलकर आया था जब ईरान पर बम गोले फेंक रहे थे, और उस समय पर यूएई हाथ खड़ा कर कर कह रहा है कि नहीं, हमसे कोई नहीं मिला था। बड़ी विचित्र स्थिति है साहब। यूएई का डिनाय करना और नेतन्याहू का कहना, और वो भी उस समय जब बेचारे ट्रंप वहां बैठे हैं। मतलब ट्रंप इस समय नेतन्याहू को फोन पर कह भी नहीं पाएंगे कि अरे रुक जा भाई, कुछ तो बात आगे चलने दे। पहले बात शुरू हुई थी तब तुमने लेबनान पर गोले फेंक दिए थे, अब चाह क्या रहे हो? आज के सेशन में जिक्र करेंगे यूएई के लिए कितना बड़ा धर्म संकट है नेतन्याहू का यह बयान। नेतन्याहू का बयान नहीं, एक बॉम्ब की तरह ट्रीट होना चाहिए। इसकी गहराई आज आप और हम डिस्कस करेंगे। पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में जहां नेतन्याहू बायकॉटेड हैं, वहां पर यूएई में पहुंच करके यहां से हमले करवाने की बातें निकल रही हैं। चर्चाओं को जानेंगे तो पता लगेगा कि आयरन बीम हो, आयरन डोम हो, और तो और यूएई की धरती इस्तेमाल करके इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे। इतने सारे सीक्रेट अब क्यों खोले जा रहे हैं? क्या इजराइल नहीं चाहता कि समझौता हो? इस बात के मायने तलाशेंगे कि ईरान और यूएई का असल झगड़ा क्या है। तलाशेंगे कि यूएई और इजराइल की दोस्ती आखिर क्या है, इस दोस्ती में अमेरिका का क्या कंट्रीब्यूशन है, और इस बात के मायने क्या हैं कि आज नेतन्याहू ने यह बम क्यों फोड़ा। नेतन्याहू के इस बम की सुर्खियां बड़ी सुर्खियां हैं क्योंकि दुनिया कहीं और बिजी है। आइए हम इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। आप अपने बच्चों के साथ इस बार गर्मी की छुट्टियों में क्या प्लान कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, खिला रहे हैं, घुमा रहे हैं, क्या कुछ प्लान कर रहे हैं? और आप भी बताइए, आप खुद क्या कर रहे हैं इन गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के साथ? उनके शौक पूरे करने का काम, खुद के अखबार पढ़ना, पुरानी यादें ताजा करना, घर के बुजुर्ग बच्चों के साथ क्या प्लान कर रहे हैं? दोनों लोग अपना अपना विचार करिए, क्योंकि ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो चुके हैं। हमारे घर में भी हमारे बच्चे अब लगभग फ्री होने जा रहे हैं। ऐसे में प्लानिंग है उन्हें कुछ नया सिखाने की, और आप सबके साथ मिलकर के। तो मेरा जो एआई का कोर्स है, मैं उसे अब लाइव करने जा रहा हूं। मतलब रिकॉर्डेड बैच तो था ही आपके पास, अब मेरी लाइव क्लासेस भी शुरू होने जा रही हैं। आप किसी भी एज कैटेगरी में हैं, आप छोटे बच्चे हैं, आप अधेड़ हैं, वयस्क हैं, आप जिस भी उम्र में हैं, आइए और मेरे साथ क्लास में आमने सामने ऑनलाइन बैठ करके लाइव कमेंट्स के साथ सीखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वीडियो बनाना, पोस्टर बनाना, इमेजेस बनाना, वेबसाइट बनाना, ऐप बनाना, अपना टाइम टेबल बनाना, तमाम वो चीजें जो आपको बहुत आगे ले जाएंगी, बच्चों को भी ले जाएंगी, बुजुर्गों को भी ले जाएंगी, और आप और हम लाइव चर्चा में जुड़ेंगे। ये काम करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाइए, क्लिक करिए और अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस शीघ्र शुरू हो रही हैं। तब तक आप मेरा रिकॉर्डेड बैच फिनिश करके एकदम इंटेलिजेंट छात्र बन जाइए। चलिए इस यात्रा के अंदर जुड़ जाइए, क्योंकि इस बार गर्मी की छुट्टियां कुछ नया सीखने की, और इसको जैसे ही कंप्लीट करेंगे ना, आपको एक सर्टिफिकेशन एग्जाम भी मैं कंडक्ट करवाऊंगा। आपको कोर्स कंप्लीशन का एक टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। मतलब रिकॉर्डेड भी तो लाइव भी तो आपको एक सर्टिफिकेट भी। ये सब बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। और हां, कूपन कोड समर लगाना मत भूलिएगा। कोर्स फीस पर 33% की छूट है।
ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और हां, कहानी से पहले चीन की यात्रा जो हो रही है ना ट्रंप की, उस ट्रंप की यात्रा पर पाकिस्तान का बिचौलिया बना रहना सही है या गलत है, या बिचौलिया को हटा दिया गया है, इस पर मैंने एक पैनल डिस्कशन किया है। अभी बहुत अच्छा पैनल डिस्कशन है जिसमें एक मेजर जनरल साहब आए हैं, उसमें एक बहुत बड़े शिक्षाविद आए हैं। इन सब लोगों को बिठाकर अपन ने बहुत अच्छी चर्चा की है, उसको सुनिएगा। थोड़ी देर में मैं चैनल पर अपलोड कर रहा हूं, थोड़ी बहुत एडिट वेडिट चल रही है, आप लोगों को सुनाने लायक बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब डिटेल में एनालिसिस करते हैं जबरदस्त बात का। और बात क्या है कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक अलग तरह का खेला हो गया है। यूएई ने जैसे ही यह दांव खेला कि मैं तो गया था और वहां पर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलकर आया था। यह ट्वीट है इजराइल प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल हैंडल से 13 मई का। 13 से 15 तारीख के लिए ही ट्रंप चाइना गए, मैं बार बार याद दिला रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस स्टेटमेंट है, इन द मिस्ट ऑफ ऑपरेशन रोरिंग लॉयन प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू सीक्रेटली विजिटेड द यूएई वेयर ही मेट विद यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद। This visit has led a historic breakthrough in relationship between UAE and Israel. आपने बहुत तगड़ा काम किया। मैं तो पहले तो ये वो वाली बात है जैसे अपन किसी दोस्त से कहते हैं कि सुन मैं तेरे को एक बात बता रहा हूं, किसी को मत बताना। उसको तो आपने कह दिया किसी को मत बताना और आपने जग जाहिर कर दिया। मतलब सीक्रेट भी बोल रहे हो और ओपन भी कर दे रहे हो। चाहते क्या हो समझो ध्यान से। ये रहा यूएई, ये वो यूएई है जिसने इस पूरे युद्ध में, 2 महीने के युद्ध में, ईरान से, इजराइल से कहीं ज्यादा बम धमाके झेले हैं। इजराइल पर 1400 हमले हुए हैं तो इस पर 2900 हमले हुए हैं। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि ईरान ने निशाना ही यूएई को माना है कि लो बेटा तुमको फोड़ेंगे हम। यूएई की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। अबू धाबी, दुबई, इनके हाल खराब हो गए हैं। यहां पर बड़ी मात्रा में इन्वेस्टर फरार हो रखा है। बाजार $500 बिलियन का स्टॉक एक्सचेंज गिर चुका है। टूरिस्ट गायब है। इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने वालों की हालत खराब हो रही है कि यूएई का क्या होगा। ऐसे में इजराइल आता है, यह कहता है मैं तो इनके साथ था, मतलब कि और मारो। मतलब ईरान ने यूएई को अब तक जितना निशाना बनाया और बनाओ। भाई साहब सूचना तो यह भी निकाल रहे हैं कि यूएई पे गोले पड़े थे, लेकिन बताएं यूएई को बचाने वाले भी हम थे। बोले कैसे भाई, तुम कैसे बचाए? बोले हम अपना आयरन डोम, इजराइल ने आज तक अगर किसी देश को खुद के बाहर कहीं दिया है तो वो यूएई है। बोले यूएई को हम आयरन डोम दिए थे, आयरन बीम दिए थे जो हवा में उड़ते हुए उनके ड्रोन को निपटा रही थी। और उसी दौर में नेतन्याहू इजराइल से निकलकर यूएई गए हुए थे। भाई साहब ये बात बहुत तगड़ी है। ऐसी बात है कि मुस्लिम वर्ल्ड में यूएई बायकॉट कर दिया जाएगा। मतलब आप ऐसे समझिए कि यूएई मुस्लिम देशों में वो देश है जो इजराइल के साथ मित्रता रखता है। बड़ मुश्किल 5 साल पहले इसने स्वीकार किया है कि हमको तुमसे प्यार है, लेकिन इस प्यार के इजहार से आपत्ति यह है कि समाज बहिष्कृत कर देगा इनके रिश्ते को। समाज कौन सा? जीसीसी कंट्रीज का समाज, जो आकर यूएई पर चिल्ला पड़ेगा कि तुम थे वो जिसके चलते ईरान हम सबको ठोक रहा था। भाई साहब नेतन्याहू, आपने जो दाव चला है वो आप ही जानते हैं, हम तो केवल समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि यूएई और इजराइल के जो रिश्ते हैं, इसका इतिहास अगर आप तलाशें तो ये बहुत ही खराब रहा है। मुस्लिम वर्ल्ड के साथ खड़ा रहा हमेशा यूएई, हमेशा मुस्लिम राष्ट्र है और हमेशा से ही फिलिस्तीन के समर्थन में रहा है। जिस समय पूरे अरब वर्ल्ड ये चाहते थे कि यूएई मतलब फिलिस्तीन के लिए इजराइल के खिलाफ जंग किया जाए, ये उनके साथ था। लेकिन 1990 के दशक में थोड़े बहुत हालात अमेरिका के इंटरफेरेंस से बदलने लगे। 2011 के अंदर जब परिवर्तन होने लगा अरब देशों के अंदर, सत्ता परिवर्तन जनता के विद्रोह से, तब कहीं जाकर यूएई इजराइल के प्रति नरम पड़ा था। 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता से ट्रंप के चाहने पर अब्राहम अकॉर्ड हुआ पहली बार 2020 में, जब यूएई और इजराइल ने एक दूसरे के यहां पर दूतावास खोले। 6 साल पहले की बात है। ट्रंप थे पिछली बार जब आए थे तब की बात है, ये 2017 से 21 का कार्यकाल था। उस समय पर ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड करवाया था, कुछ मुस्लिम देशों को यह स्वीकार करवाया था कि इजराइल एक देश है। अदरवाइज वो देश ही नहीं मानते थे, दूतावास ही नहीं होते थे, कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं हुआ करती थी। उस समय पर मोरक्को, सूडान, बहरेन, यूएई, इन मुस्लिम देशों को पकड़ करके इजराइल से हाथ मिलवाया था कि लो हाथ मिलाओ। इन जीसीसी कंट्रीज में अकेला देश था यूएई। फिर बहरेन साथ में आया कि सर मैं भी चलता हूं साथ में आपके साथ ही। ये वो तस्वीर है, ऐतिहासिक तस्वीर, जब नेतन्याहू के साथ यूएई के विदेश मंत्री खड़े हुए हैं। और ऐसा होते ही 2020 में ईरान ने इनको भला बुरा कहा था कि देखला पता चल गया तुम उसके साथ थे। मतलब इजराइल को पसंद नहीं करता ईरान, अब तुम जाकर अगर उससे जुड़े हो तो बेटा तुम हमारे दुश्मन हो। इस 11 से 25 के बीच में, मतलब 21 से 25 के बीच में, जब इजराइल और यूएई का प्यार बढ़ रहा था,
इस दौरान जो खेल हुआ वो क्या था कि इजराइल ने यूएई के साथ बहुत तेजी से रिलेशनशिप आगे दौड़ाई, मतलब इतना तेजी से कि जीरो ट्रेड से बिलियंस ऑफ डॉलर ट्रेड तक पहुंच गए, लेके साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर, जो भी इजराइल के पास बेहतर था सब, और तो और रक्षा क्षेत्र में भी आगे बढ़ना शुरू कर दिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तक कर डाला, मतलब 5 साल में इतना प्यार कि भाई साहब हेडलाइन बन गई, आई लव यू टू, अरे सॉरी, आई टू यू टू। जी हां, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए मिलकर के एक ऐसा ग्रुप बना लिए जो सैन्य गठबंधन तो नहीं था लेकिन एक आर्थिक गठबंधन था। भारत इजराइल की मदद से यूएई को साथ साधते हुए अमेरिका के साथ एक गठबंधन बना लिया। मतलब यह ऐसा गठबंधन था जो अपने आप में व्यापारिक दृष्टिकोण से लाइक माइंडेड लोगों के साथ था। इजराइल और अमेरिका एकदम करीबी और इधर यूएई और भारत एकदम करीबी, बना इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए, I2U2। इस I2U2 को 2022 के सबसे तगड़े इवेंट्स में से एक माना गया था। मतलब अमेरिका ने इजराइल और यूएई को साथ लाने का भरसक प्रयास कर दिया था। यह प्रयास इतना जबरदस्त था कि जब फरवरी 28 में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के खमेनी को मारा, उस समय पर ईरान ने इजराइल पर पैसा वेस्ट नहीं किया, वो सीधा यूएई पर गोले दागा। इतने गोले दागा कि ईरान ने यूएई को इजराइल समझकर ही गुस्सा निकाला कि लो बेटा तुम खाओ पहले, और इतनी तेज दिक्कतें खड़ी करी कि वो आज एक हेडलाइन है 2026 की कि साहब यूएई पर सबसे ज्यादा धमाके हुए थे। नंबर्स में देखें तो 2800 से ज्यादा हमले, सेकंड नंबर पर इजराइल आता है टोटल हमलों में। जीसीसी कंट्रीज में सब पर हमले थे लेकिन यूएई नंबर 1 पर था, जैसे यूएई युद्ध लड़ रहा हो। अगर आप डेट वाइज देखें तो सैकड़ों की संख्या में ड्रोन और मिसाइल हमले थे यूएई के ऊपर, एक पूरा पूरा ग्राफ बनकर आता है। यूएई इस बात पर बहुत चिढ़ा था और इस समय ईरान को खूब धमकाया गया था कि तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। जनता को लगा कि यूएई कुछ कर नहीं रहा है। हमने पिछले सेशन में भी डिप्लोमेटिक डेस्क का जो डिस्कशन हुआ था पिछली बार, उस समय हमने ये सवाल पूछा था डिप्लोमेट्स से कि यूएई करता क्यों नहीं है कुछ। अब इजराइल खुद निकलकर बता दिया कि सुनो, उसने युद्ध लड़ा था हमारे साथ। भाई साहब ऐसा कैसा युद्ध कि आपके यहां से मिसाइल चल रही है, किसी को पता नहीं चल रहा है। गजब बात हो रही है। मतलब समझने वाली बात यह है कि यूएई और इजराइल का गठबंधन इतना टाइट हो गया था उस पूरे वॉर से पहले, जिसकी कल्पना मार्केट को हवा हवा में भी नहीं लगी। अब सवाल यह बनता है कि साहब यूएई इजराइल के साथ तो गया, लेकिन ईरान और यूएई के बीच में असल झगड़ा क्या है? झगड़ा अधिकांश इस दुनिया में जर जोरू जमीन से जुड़ा है साहब। यहां पर जमीन का मसला था। जमीन कैसी? असल में ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक तरफ ईरान एक तरफ यूएई खड़ा है, बीच में छोटू सा टुकड़ा ओमान के पास है। ओमान की कोई वैल्यू करता नहीं है कि तुम छोड़ो छोड़ो, कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं है। इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत सारे आइलैंड हैं और आईआरजीसी ने, ईरान ने उन्हें दम पर पकड़ के रखा हुआ है। ऐसे ही इसके बिल्कुल पर्शियन गल्फ के बीच में 3 आइलैंड हैं। एक का नाम है लेसर टुनब, दूसरे का नाम है ग्रेटर तुनब और तीसरे का नाम है आबू मूसा। ये तीनों आइलैंड आप इस तरह से देख सकते हैं। बिल्कुल मध्य में आबू मूसा, जिसको यूएई क्लेम करता है कि मेरा है। ये दोनों भी मेरे हैं, लेकिन ईरान इन पर कब्जा करके बैठा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे साउथ चाइना सी के अंदर स्कारबोरो, स्पार्टले जो आइलैंड्स हैं, उनके ऊपर चाइना कब्जा करके बैठा है। फिलीपींस वगैरह क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारा है। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर ईरान ने डंडे के दम पर इसको पकड़ा हुआ। ईरान पर ऐसी ताकत क्या है? असल में इसके पास मसल पावर है। इन पूरे खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या लेके ईरान बैठा है, लगभग 10 करोड़। यह बेचारा खुद की ओरिजिनल आबादी 33 लाख लेकर बैठा है। 66 लाख लोग बाहर के हैं, जिनमें से 33 लाख भारतीय हैं। मतलब 33 लाख वर्सेस 10 करोड़ लोगों का मुकाबला है, तो मसल पावर ज्यादा है। धमका करके यहां ये बेचारे अपनी जगह पर मॉडर्नाइजेशन, एआई में आगे बढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन्वेस्टमेंट बैंक्स में, टूरिज्म में। ये कह रहे हैं बम बनाएंगे, वो भी परमाणु बम, तुम सबको नचाएंगे। यानी कि एक तरफ यहां पर बहस छिड़ी हुई है कि कौन ज्यादा बड़ा डंडा लेकर खड़ा होगा। यह कह रहे हैं कि कौन ज्यादा इंटेलेक्चुअल बनेगा। आज पहली बार इंटेलेक्चुअल को मार खानी पड़ रही है भीड़ से, और वो जो भीड़ है उसने इनके यहां पर कई तरह की मुसीबतें खड़ी करी। इनने कहा कि सुनो, हम दिमाग लगाएंगे, पैसा हमारे पास बहुत है, इजराइल को साथ लाएंगे। इजराइल इनके लिए एक वो है, मशाल है कि 1 करोड़ की आबादी वाला देश जिसने इसको यहां बैठ करके यहां पर निपटाया है।
तो बोले एक काम करते हैं, इसके साथ दोस्ती करते हैं। यूएई और इजराइल की दोस्ती हो जाती है। इन तीन आइलैंड के मामले में एक नेचुरल राइवलरी और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसी के चलते ईरान ने यूएई का फायदा उठाया कि लो बेटा तुम्हें ठोकेंगे। यूएई ने बचने के लिए क्या किया हुआ था, अपने पास में बकायदा अल दफरा एयरबेस बना के रखा हुआ है, अमेरिकी सेना को बिठा के रखा हुआ है कि सुनो तुम यहीं बैठोगे, अगर तुम्हारे चलते कभी हम पर नुकसान हुआ तो हमारी रक्षा करोगे। तो कुल मिलाकर के ये सारे कारण बनकर आए जिससे ईरान और यूएई की दुश्मनी बाहर आई। रही सही कसर अब्राहम अकॉर्ड ने पूरी कर दी। अब्राहम अकॉर्ड जिसको दुश्मन मानता था ईरान। अब ईरान की दुश्मनी के पीछे के कारण को आप ऐसे समझो कि 1 मई के दिन रिवील होता है कि इजराइल ने आयरन डोम सिस्टम दिया था इंटरसेप्ट करने के लिए। पहले एक रिपोर्ट के नाम पर बाहर आता है टाइम्स ऑफ इजराइल में, बाद में तो यह पुख्ता हो जाता है कि आयरन बीम और आयरन डोम, आपको बता दूं मैं, इजराइल पर जितने भी हमले होते हैं उसको बचाने वाला आयरन बीम और आयरन डोम होता है। उसका एक सुरक्षा कवच है, अभेद है, जिसके ऊपर कोई हमला नहीं कर पाता। कोई भी मिसाइल चलकर आती है, पहले रडार पकड़ लेता है, हवा में मार देता है, खत्म। इसकी जानकारी ऑफिशियली 12 मई को बाहर निकल कर आई है। पहली बार ऑफिशियली यूएस ने कंफर्म किया कि साहब इजराइल ने आयरन डोम भेजा था यूएई को, आयरन बीम और आयरन डोम, उससे यूएई की सुरक्षा हो रही थी। 12 मई को यह रिवील होता है, लो साहब आयरन डोम खड़ा है, आयरन बीम खड़ा है, और उसने पूरे यूएई की सुरक्षा करी कि साहब ईरान से कोई हमला ना हो। मतलब इजराइल यूएई को सुरक्षा दे रहा था। यूएई ने सीक्रेटली ईरान पर हमला भी किया था, यह रिपोर्ट भी 12 मई को बाहर निकल कर आती है। मतलब ऐसी खबर जिससे पता चलता है कि ये जो क्या बोलते हैं, ईरान की लवान में एक रिफाइनरी है, उस रिफाइनरी को यूएई से हमला करके निशाना बनाया गया था। आपको क्या लगता है ये सीक्रेट रिपोर्ट के नाम पर वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे अखबार, टाइम्स ऑफ इजराइल जैसे अखबार जो जानकारी छाप रहे हैं, क्या ईरान नहीं पढ़ता है इनको? ईरान पढ़ रहा है कि बेटा यूएई तुमने हम पर हमला किया था, पहले हम तुमसे कह रहे थे तुम हमला मत करना, अदरवाइज हम तुम पर हमला करेंगे। मतलब कुल मिलाकर इजराइल ने अब अपनी जगह इजराइल यूएई को पुट कर दिया है कि लो बेटा तुम झेलो युद्ध को, क्योंकि ईरान तो पहले ही कह चुका था अपनी जगह का हम पर हमले में इस्तेमाल मत करना। तो भाई अब खुलकर सामने आ गया है कि यूएई ने हमला किया था, यूएई ने हमला किया था। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि अब ईरान के निशाने पर ऑफिशियली यूएई आकर खड़ा हो गया है, मारो इसको। भाई साहब एक बात बताओ, ऐसे समय पर क्यों आ रहा है जिस समय पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज स्टेक पर लगा हुआ है? क्यों भाई आपने इनके हाल खराब करके? आप सोचो ईरान के युद्ध के चलते 120 बिलियन डॉलर का दुबई आबू धाबी स्टॉक मार्केट क्रैश मार गया था। ऐसे में इनका क्या बयान है? ये कह रहे हैं साहब हम नहीं मिले थे, हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। सब सुनो ना इस प्यार को, मतलब प्यार और वार कहां छुपता है? आपका इनसे प्यार था ये तो साफ दिख रहा है। आयरन बीम खड़ी है, इजराइल आज तक नहीं दिया किसी को। आयरन डोम खड़ा है, आज तक नहीं दिया किसी को। आपसे उनकी रिफाइनरी पर गोला चला दिया, तो डरना काहे का? अरे जब प्यार किया तो डर काहे रहे हो? कहो कि हाँ मिले थे हम। ये मिले थे इनसे, ये अनाउंस कर दिए हैं, मतलब खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, बताओ दुनिया वालों को। भाई साहब ये प्यार ट्रंप को भारी पड़ रहा है कि सुनो यार मान जाओ। यूएई वाले कह रहे हैं सर नहीं सर हम नहीं मिले थे, सर हम नहीं मिले थे। यूएई अपनी तरफ से साहब सफाई देने में लगा हुआ, बिजी, अखंड बिजी। देखिए साहब यहां पर दे रखा है सपोर्ट, रिपोर्ट आ रखे हैं, स्टेटमेंट आ रखे हैं, नहीं 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 कोई इजराइल से हमारा कोई डेलीगेशन फेलीगेशन नहीं मिला था। क्यों भाई यूएई वालों किस किस को साध रहे हो? इजराइल को साध रहे हो, ईरान को साध रहे हो, फंस जा रहे हो, साध नहीं पा रहे हो। क्या इस बात पर यूएई नाराज होकर इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? नहीं ले सकता। प्यार में बहुत आगे बढ़ चुके हैं भाई, डोम डूम खड़े हो गए हैं, हमले हो चुके हैं। अब तो यूएई को खुलकर आना ही पड़ेगा, कहना पड़ेगा ठीक है कबूल है, आज नहीं तो कल बोलना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप हालत खराब कि सुनो यार ये कहां नया मोर्चा खोल दिए हो? तुमसे पहले भी कहा था समझौता होने दो, इस्लामाबाद वार्ता हो रही थी तब तुम लेबनान पर गोला मार दिए थे। है इंटरेस्टिंग कहानी। इस पर ईरान की क्या प्रतिक्रिया? ईरान ने कहा माफ नहीं करेंगे यूएई को। आ गया अरागची का बयान। अरागची इंडिया आए हुए हैं, उन पर सेशन लेकर आ रहे हैं, जल्दी आप तक साझा करेंगे। ईरान ने कहा है कि हम यूएई को माफ नहीं करेंगे। नेतन्याहू हैज नाउ पब्लिकली रिवील्ड व्हाट ईरान सिक्योरिटी सर्विसेज लॉन्ग अगो कन्वेड टू आवर लीडरशिप। हमारी लीडरशिप को पहले ही हमारी सिक्योरिटी सेवाओं ने कह दिया था कि इजराइल ने यूएई की मदद करी है। कोई मान नहीं रहा था, लेकिन नेतन्याहू ने पब्लिकली कह दिया है। और दुश्मनी जो है ग्रेट पीपल ऑफ ईरान के साथ, वो एक गलत दिमाग का गैम्बल है, हम माफ नहीं करेंगे। भाई साहब अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि हे प्रभु नेतन्याहू ने यह सब क्यों किया? कई कारण है। इन दिनों, बीते दिनों हुआ यह है कि नेतन्याहू को हाशिए पर डाल दिया गया। ट्रंप बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, कोई इजराइल से पूछ ही नहीं रहा है। ट्रंप ईरान की बातचीत चल रही है, इजराइल को टेबल पर ना तो इस्लामाबाद वार्ता में बिठाया गया,
और खुद सीबीएस न्यूज को इजराइल इंटरव्यू देते हुए कहते हैं, नेतन्याहू कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे कुछ देश हैं जो बोट फार्म चलाते हैं हमारे खिलाफ माहौल बनाने के लिए, ताकि अमेरिका और इजराइल के संबंध खराब किए जा सके। तो नेतन्याहू ने यह बताने के लिए कि दुनिया वालों केवल मुझे बदनाम मत करो, और भी हैं इस युद्ध में शामिल लोग, क्यों कह रहे हो कि मैं युद्ध कर रहा हूं। मतलब इजराइल अकेला नहीं है, यह संदेश देना नेतन्याहू की चाहत थी। प्लस ईरान को इनडायरेक्ट वार्निंग देना कि सुनो, तुम्हें लगता है कि तुम अमेरिका से दोस्ती कर लोगे, हमें काउंट करना मत भूल जाना, हम भी हैं इस पिक्चर में। और हर बार जब जब समझौते की बात होती है मैं निकल कर आता हूं, या तो मेरा बम आता है या संदेश आता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इन दिनों क्या हो रहा है, नेतन्याहू के साथ खुद की लोकल पॉलिटिक्स में इस तरह की रार चल रही है कि नेतन्याहू ने युद्ध थोपा है इजराइल पर, जबकि नेतन्याहू लंबे समय से हैं, उनका एजेंडा चलता आ रहा है। खुद को कैंसर हुआ, सोचा पहले मैं नहीं मरूंगा, खमनेई को मारूंगा, तो साहब खमनेई को हटा है। खुद का कैंसर सही हो गया, फिर से बाहर आ गए। तो भाई साहब कुल मिलाकर घरेलू राजनीति हो या इंटरनेशनल, नेतन्याहू शांति से बैठने वाले आदमी नहीं है। अब सवाल है यूएई इनकार क्यों कर रहा है? क्योंकि उससे टेंशन यह है कि जीसीसी कंट्री उसे बायकॉट ना कर दें। जो अब तक सब यूनिफाइड होकर स्टेटमेंट देती है कुछ अलग ना हो जाए। वैसे यूएई ऑलरेडी ओपेक से बाहर आ चुका है, ऑलरेडी वो अपने रास्ते अलग ले चुका है, सऊदी से झगड़े साफ हैं, पाकिस्तान से कर्जा वापस मांग चुका है, तमाम चीजें हो चुकी हैं। लेकिन सवाल बड़ा रोचक हो चुका है कि इस इजहार में भविष्य क्या है। आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्रंप की शी जिनपिंग से मुलाकात पर एक डिटेल सेशन लेकर आ रहा हूं। अराग जी की भारत यात्रा पर भी एक सेशन आ ही रहा है। सारे सेशंस के लिए चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। कारण है कि अपडेटेड रहने के लिए सूचनाएं आप तक आती रहेंगी। और हां, अब तक तय नहीं किया तो कर लीजिएगा, गर्मी की छुट्टियों में आइए आप और हम बैठ करके लाइव सीखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। बहुत सारे काम आसान करना, अपने छोटे बच्चों को सिखाएं, घर के बुजुर्गों को सिखाएं और आप खुद भी सीखें। और उसके लिए हमारा कोर्स ज्वाइन कर लें, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। थोड़ा सा नॉमिनल खर्चा बच्चों को अपग्रेड करने पर अगर करते हैं तो वो उनको वैल्यू एडिशन देता है। ये मेरी सलाह है, बाकी मर्जी आपकी है। धन्यवाद।